हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट कॉस्टिंग या फिर आउटपुट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग इस चैप्टर में हम लोग को सीखना है कि एक यूनिट का कॉस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और टोटल कॉस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को एक स्टेटमेंट बनाना होगा, एक परफॉर्मा बनाना होगा, जिसको हम लोग कॉस्ट शीट बोलते हैं। कॉस्ट शीट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका अपना। कॉस्ट शीट हम लोगों को 3-4 चैप्टर में पढ़ना है, जैसे कि एक तो प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वाले चैप्टर में पढ़ना है, दूसरा यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में इस चैप्टर में पढ़ना है, और तीसरा हम लोग को रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो बनाना होगा कॉस्ट का हम लोग को उस चैप्टर में पढ़ना है। इसलिए कॉस्ट शीट का कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, ये स्टेटमेंट बनाना सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें है मीनिंग ऑफ आउटपुट, यानी ये यूनिट आउटपुट क्या है या यूनिट कॉस्टिंग क्या है। दूसरा है मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट शीट का क्या इंपॉर्टेंस है, फिर कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट के क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या चीज़ों को हम लोग उसमें शामिल करते हैं। फिर हम लोग एक परफॉर्मा यानी फॉर्मेट देखेंगे कॉस्ट शीट का, डिटेल में हम लोग समझेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। फिर हम लोग फार्मूला देखेंगे, डिफरेंट टाइप का जो कॉस्ट कैलकुलेट करने के जो डिफरेंट करीब 4-5 फार्मूले हैं वो क्या है। चलिए एक एक करके हम लोग बातों को समझते हैं। सबसे पहले तो है आपका यूनिट या आउटपुट कॉस्टिंग, इसको क्यों कहते हैं। देखिए, कहते हैं कि दिस इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ये एक ऐसा मेथड है। यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग जो ये एक तरह का मेथड है जो हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करने में मदद करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंड अडॉप्टेड वेयर प्रोडक्शन इज यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस अफेयर, यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर आइडेंटिकल एंड कॉस्ट ऑफ यूनिट्स आर फिजिकल एंड नेचुरल। कहता है यूनिट कॉस्टिंग या फिर आउटपुट कॉस्टिंग हम लोग को ऐसे चीज़ों का कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने में मदद करता है जो आइडेंटिकल इन नेचर, यानी एक जैसे हों, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो चीज़ें नज़र आती हैं। ऐसी चीज़ों का हम लोग जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसके लिए जो मेथड अप्लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग या फिर आउटपुट कॉस्टिंग। द कॉस्ट पर यूनिट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट पीरियड। कहता है कि जो टोटल कॉस्ट हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है उसमें हम लोग को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, इसमें एक यूनिट का कॉस्ट हम लोग को पता चल जाएगा। दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज जनरली अडॉप्टेड वेयर एन अंडरटेकिंग इज engaged in producing only one type of product or two or more products of the same kind but varying grades and quality। कहता है कि आइडेंटिकल अभी हम लोगों ने देखा, यानी एक तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हों जिसमें, लेकिन उसके ग्रेड अलग अलग हों, जैसे कि पेट्रोल, फिर डीजल, मोबिल, किरोसिन, ये एक ही प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग ग्रेड में इनका अलग अलग वैरायटी हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों को तैयार करने के लिए हम लोगों को यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग इस मेथड को हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि द इंडस्ट्रीज वेयर मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड आर डेयरी इंडस्ट्री। जैसे डेयरी इंडस्ट्रीज़ है, एक तरह के जो मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं, पनीर है, दही है, दूध है। जैसे कि बेवरेजेस, जहाँ बेवरेज बनाए जाते हैं, कोलियरीज में देखेंगे, शुगर मिल में देखते हैं हम लोग, सीमेंट इंडस्ट्रीज में देखते हैं, ब्रिक मेकिंग कंपनीज जहाँ ईंटा बनाया जाता है, एक तरह की चीज़ें, पेपर मिल्स में हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसे केसेस में नेचुरल यूनिट कॉस्ट जो है हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फीचर है इस मेथड का, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट और अ फ्यू प्रोडक्ट्स। सिंगल प्रोडक्ट बनता है या फिर थोड़े कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, 2-4। लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द आइडेंटिकल कॉस्ट। एक पर्टिकुलर कॉस्ट में एक ही तरह का सामान बहुत बल्क में, भारी मात्रा में बनाया जाता है। प्रोडक्शन इज मोर और लेस ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। प्रोडक्शन जो है या तो अच्छे क्वालिटी का होता है या कभी कभार देखा जाता है तो थोड़ा सा क्वालिटी 19-20 भी हो सकता है कभी कभी। प्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन कंटिन्यूस बेसिस। प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पर चलता रहता है, ऐसा नहीं कि अभी प्रोडक्शन किया फिर प्रोडक्शन को रोक देंगे, नहीं, प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलता रहता है। कॉस्ट यूनिट्स आर फिजिकल एंड नेचुरल। और जो यूनिट जो तैयार होता है फिजिकल होता है, नेचुरल होता है। जैसे ये मार्कर हमारा है मान लो, तो इस मार्कर का जो प्रोडक्शन हम लोग करेंगे तो इसका हम लोग पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ बिग्स है, टन ऑफ सीमेंट है, कपड़े जो है वो आपके उसको मीटर में हम लोग मेज़र कर सकते हैं, मीटर में। लीटर्स ऑफ मिल्क, कितना लीटर मिल्क प्रोडक्शन हुआ है, कॉस्ट कितना पड़ा है। कलेक्शन ऑफ कॉस्ट, अब हम लोग बात करते हैं इस कॉस्ट को हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं। ये जो टोटल हमारा जो कॉस्ट आता है
ये कॉस्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। पहले हम लोगों ने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसी कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा है कि किसी भी प्रोडक्शन का, किसी भी चीज़ वस्तु का जो हमारा टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होता है वो बस 3 चीज़ों के मिलने से बनता है। पहला तो है आपका मटेरियल, दूसरा है लेबर और तीसरा है आपका एक्सपेंसेस। यानी हम लोग को चाहिए मटेरियल, लेबर और फिर चाहिए एक्सपेंसेस। ये तीनों ही डायरेक्ट नेचर के होंगे, ये तीनों ही इनडायरेक्ट नेचर के भी होंगे और इन सब का सम टोटल को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट। यही अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए और ओवरहेड्स चाहिए। आगे बात करेंगे हम लोग, इस पर चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सेम वही चीज़ें हैं। चलो अब बात करते हैं यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग वही है। ये मेथड क्या है, एक तो ये आपका इंडस्ट्रीज जो एक तरह के सिंगल आर्टिकल या आइडेंटिकल चीज़ें बनाती है वहाँ यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसका जो है यूनिफॉर्म एक तरह का जहाँ होता है वहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं ये मेथड। वेयर कॉस्ट यूनिट्स आर हैविंग आइडेंटिकल कॉस्ट, एक तरह कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह की चीज़ें हैं। अब बात करते हैं इसका फीचर्स क्या है। कहता है एवरेज यूनिट कॉस्ट। एवरेज यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है कि जो हम लोगों ने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया है डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो इससे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है हम लोग को पता चल जाएगा, है ना, ये बात है। आगे है सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर जो है इस मेथड में एक सिंगल तरह का प्रोडक्ट बनाया जाता है लेकिन डिफरेंट ग्रेड में। अभी हम लोगों ने जब बात किया था अप्लीकेबिलिटी क्या है कि ये मेथड जो है अप्लाई किया था इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह में। आगे आइए एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। अब एनालिसिस क्या है जी, कैसा एनालिसिस, देखो द कलेक्शन ऑफ कॉस्ट इनकर्ड ऑन मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड कैरिड इन अ मैनर ऑफ डिस्कस्ड अर्लियर रिस्पेक्टिव चैप्टर्स। पहले जो हम लोगों ने बात किया था जिसमें कि हम लोग का प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट होगा, फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट होगा, ऑफिस कॉस्ट और लास्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी हम लोग कॉस्ट शीट देखेंगे तो वहाँ डिटेल में हम लोग बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो अब हम लोग आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करने जा रहे हैं, कॉस्ट शीट क्या होता है। देखिए मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट या कॉस्ट शीट क्या है। कॉस्ट शीट अगर देखा जाए तो कॉस्ट शीट कुछ नहीं है, एक बड़ा ही सिंपल चीज़ है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो जो डायरेक्ट नेचर के हैं, इनडायरेक्ट नेचर के हैं, लेबर, मटेरियल और एक्सपेंसेस, इन सब को हम लोग एक सिस्टमैटिक, एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक सिस्टम को फॉलो करते हुए सबको हम लोग परोस देंगे, सबको लिखेंगे, टोटल करेंगे और डिफरेंट अलग अलग लेवल में उनका ग्रेड में उनका कॉस्ट को हम लोग तैयार करते चले जाएंगे और वहाँ उसका नाम देते चले जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट। आइए, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट, ये एक तरह का स्टेटमेंट है जो डिटरमाइन करता है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड or units in a specific period in which total cost and per unit cost and the cost incurred at various stages from manufacturing of products to the stage of making it sellable are shown। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कॉस्ट शीट जो है एक तरह का कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक स्टेटमेंट है। एक डेफिनेशन देख लेते हैं, ICMA लंदन का है जो बड़ा रिलेवेंट है। कॉस्ट शीट इज अ डॉक्यूमेंट, दूसरे डेफिनेशन में हम लोग देख रहे हैं कि एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड करता है फॉर द असेंबली ऑफ द डिटेल्ड कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। कहता है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट में होने वाले सारे खर्चों को डिटेल्ड जहां एक जगह मिलेगा, जो एक इस तरह का डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के अपने क्या फीचर्स हैं, क्या डिस्क्लोजर, हम लोग बात कर लेते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, इसमें टोटल कॉस्ट शीट में टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस देखने को मिलेगा, यानी कितने क्वांटिटी तैयार हुए हैं, 100 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 10,000, 1200, 1500 क्वांटिटी तैयार हुआ, ये आपको देखने को मिलेगा। और जो टोटल क्वांटिटी तैयार हुआ है उसका टोटल कॉस्ट कितना आया है, कॉस्ट आया है 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, ये आपको कॉस्ट भी देखने को मिलेगा। तो कॉस्ट भी देखने को मिलेगा और जो टोटल क्वांटिटी भी देखने को मिलेगा इस कॉस्ट शीट में। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ टोटल क्वांटिटी, और ये तो टोटल कॉस्ट आपको दिखेगा ही, फिर आप पर यूनिट भी कॉस्ट जो है इसको आप वहाँ कैलकुलेट करके देख सकते हैं। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर अलग अलग स्टेज में बहुत तरह के कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे, जैसे कि प्राइम कॉस्ट, जैसे कि फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब चीज़ें क्या है डिटेल में आगे बात करेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है प्रोडक्शन का, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। द प्रोपोर्शन ऑफ ईच इंडिविजुअल कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, परसेंटेज में उसको हम लोग शो कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज में।
कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ 2 पीरियड्स एंड इट्स एनालिसिस। कहता है कंपैरेटिव कॉस्ट शीट भी बनाया जाता है, जैसे कि 2021 और 2022 दो अलग अलग कॉलम बना लेंगे हम लोग, और दोनों अलग अलग कॉलम में अलग अलग साल में हुए सारे खर्चों को हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको परोसेंगे, शो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट वही है, बस दो अमाउंट कॉलम अलग अलग ईयर का बना लेंगे तो कंपैरेटिव कॉस्ट शीट बन जाएगा। ये हम लोग इसलिए देखने के लिए बनाते हैं कि पिछले साल से कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस यानी लेबर पर खर्च ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, पिछले साल से इस साल जो है हमारा जो है मटेरियल पर कम या ज़्यादा खर्चा हुआ, सारा कुछ कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हम लोग कंपैरेटिव कॉस्ट शीट बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या खासियत है या फिर क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों बनाते हैं कॉस्ट शीट, देखिए। द कॉस्ट शीट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर यूनिट कॉस्टिंग मेथड कॉस्ट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट इज टू डिटरमाइन द पर यूनिट कॉस्ट। द कॉस्ट शीट इज पीरियोडिक डॉक्यूमेंट, ये एक पीरियड पर्टिकुलर पीरियड में बनाया जाता है, वीकली बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं, फोर्टनाइटली बना सकते हैं। फोर्टनाइट मतलब होता है द पीरियड ऑफ 15 डेज, यानी 15-15 दिन में बना सकते हैं। मंथली या क्वार्टरली हम लोग कॉस्ट शीट बना सकते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ कॉस्ट शीट इज टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट, और हम लोग पर यूनिट कॉस्ट, इंडिविजुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए ही कॉस्ट शीट बनाते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या है फ़ायदे, बनाने से क्या होगा फ़ायदा, आइए बात करते हैं। इसके फ़ायदे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। जब कॉस्ट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे कि मान लो ये पेन है ना, तो इस पेन को बनाने में, मान लो इस पेन को बनाने में हम लोग को 100 रुपये खर्च हो गया। अब हम लोग इसमें कितना प्रॉफिट, तो 10% प्रॉफिट रखेंगे। 100 रुपये का 10% 10 रुपया ऐड करेंगे, 110 में हम लोग सेल करेंगे। तो सेलिंग प्राइस बिना कॉस्ट का हम लोग पता ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कॉस्ट शीट बनाकर कॉस्ट पता चलेगा और फिर सेलिंग प्राइस हम लोग फिक्स कर पाएंगे। कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस, अगर कॉस्ट शीट बनाएंगे तो खर्चे कितने हो रहे हैं, किस स्टेजेस पर, किस ग्रेड में कौन कौन से एक्सपेंसेस, वो पता चलेगा और फिर ज़रूरत के मुताबिक हम लोग को उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कर पाएंगे। हेल्प इन मिनिमाइजिंग द एक्सपेंसेस, खर्चों को कम करने में ये हम लोग को मदद करता है। कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का कॉम्पेरेटिव स्टडी कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने बात किया। बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन, और ये जो है कॉमन मैन के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट के कंपोनेंट कितने कितने हैं, कितने सारे कंपोनेंट हैं, करीब 4-5 कंपोनेंट्स हैं, यानी एक स्टेज में, ग्रेड में जो कॉस्ट हम लोग तैयार करते चले जाएंगे, उसका अलग अलग जो नाम होगा उसको हम लोग कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है जो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस को हमारा जो सम टोटल आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। यानी इस पेन को बनाने में हम लोग का जो मटेरियल लगा है, जो प्लास्टिक या फाइबर जो आपको दिख रहा है, इसमें जो पेंट लगा है, वो पेंट आपको जो दिख रहा है, ये हो गया आपका डायरेक्ट मटेरियल। इसको बनाने में जो लेबर लगा है, जो उसमें जो खर्च हम लोगों ने किया उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। और इस पर जो खर्चे करने पड़े हैं, जैसे कि इसका फिर बाद में हम लोगों ने जो प्रिंटिंग वगैरह हम लोगों ने जो किया होगा, इसका जो पैकेजिंग हम लोग करते हैं, तो ये सब को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सम टोटल को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इसके बाद तो ये आप देख सकते हैं प्राइम कॉस्ट का अपना एक फार्मूला है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सम टोटल करेंगे, प्राइम कॉस्ट। दूसरा होता है फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तो हमारा तैयार ही हो गया है। प्राइम कॉस्ट तैयार होने के बाद इसके ऊपर जो खर्चे यानी प्राइम कॉस्ट के ऊपर जो खर्चे, जो फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। ओवरहेड शब्द का मतलब होता है ऊपरी खर्च, यानी इनडायरेक्ट जितने भी खर्चे हैं, ये तीनों का सम टोटल को ओवरहेड बोलते हैं। तो फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे प्राइम कॉस्ट के ऊपर जो लगता है उसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे प्राइम कॉस्ट में, तो जो कॉस्ट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। ये सेकेंड स्टेज का कॉस्ट हम लोग को बताता है। थर्ड, तीसरा, 4 स्टेज होते हैं। तीसरे स्टेज में हम लोग देखेंगे कि हमारा अभी फैक्ट्री, अच्छा तो ये तैयार होकर के जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री में होने वाले खर्चे यानी फैक्ट्री ओवरहेड को जब ऐड कर देंगे तो बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट हमारे हाथ में आ गया है। अब इस फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस में होने वाले सारे खर्चे, ऑफिस में जो भी खर्चे होते हैं, ऑफिस में जो डायरेक्टर्स हैं, जो क्लर्क्स हैं, जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं, जो अकाउंटेंट बैठे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो मैनेजर्स हैं, इनको सैलरी देना पड़ता है।
ऑफिस का रेंट देना पड़ता है, स्टेशनरी है, टेलीफोन है, और जो पोस्टेज, टेलीग्राम वगैरह जो खर्चे होते हैं, ये सारे खर्चे अगर फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम लोग ऐड कर दें तो जो कॉस्ट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन का हमारा कॉस्ट आया है। इसी को हम लोग ऑफिस कॉस्ट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बोलते हैं। अच्छा, ये छूट गया। ये फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग वर्क्स कॉस्ट, इस फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट जो कि बेसिक कॉस्ट है, इसलिए इसको हम लोग बेसिक कॉस्ट भी बोलते हैं, फ्लैट कॉस्ट भी बोलते हैं, फर्स्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। किसी किसी बुक में आपको यह अलग नाम भी देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट क्या है। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो अभी हम लोगों ने थर्ड स्टेज में तैयार ही कर लिया था। इसके ऊपर बेचने के यानी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाले जितने भी खर्चे हैं, इन सारे खर्चों को हम लोग जोड़ देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि डिलीवरी वैन है, उसके बाद आपका एडवर्टीजमेंट वगैरह हो गया, ये सारे खर्चों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सारे खर्चों को जोड़ दे अगर, तो जो कॉस्ट तैयार होकर आता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट। चलिए, तो थियोरेटिकल चीज़ें जो है, आज थियोरेटिकल बात हम लोग आज इतना ही करेंगे, और ये काफ़ी है, और सारा डिटेल आपको डिटेल में मैंने बता दिया है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कॉस्ट शीट पर अपन चर्चा करेंगे जल्दी। आइए अब हम लोग बात करेंगे कॉस्ट शीट क्या होता है। देखिए, कॉस्ट शीट को समझने से पहले हम लोग एक बात समझ लें कि किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में जो खर्चे होते हैं, जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे अलग अलग है वो चर्चा कर लेते हैं, तुरंत कॉस्ट शीट समझेंगे। आइए, और बहुत ही एकदम बेहतरीन कॉस्ट शीट का स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे अभी। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग देखिए टोटल एक्सपेंसेस, यानी इस पेन को तैयार करने में जितने भी खर्चे हैं, सब तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे खर्चे, सारे स्टेजेस के अगर हम लोग ऐड कर लेंगे, इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट या टोटल एक्सपेंसेस। कैसे होता है आइए देखते हैं। कोई भी सामान अगर हम लोग तैयार करते हैं तो खर्चे जो है उसमें 3 तरह की चीज़ें लगती है, जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हम लोगों ने देखा था। पहला तो है आपका मटेरियल लगना है इसमें, दूसरा लेबर लगना है, और एक्सपेंसेस लगना है ना। 3 चीज़ें लगनी है। तो ये जो खर्च 3 चीज़ें लगती हैं वो आपके डायरेक्ट नेचर के होते हैं और दूसरे इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। जैसे मटेरियल लगना है तो मटेरियल डायरेक्ट नेचर के होंगे, जैसे इसमें जो प्लास्टिक लगा है, जो फाइबर लगा है, जो रिफिल लगा है, रिफिल तो इसमें नहीं लगा है फिलहाल, ये तो आपका वो मार्कर है ये बोर्ड का, लेकिन मान लो पेन है तो इसमें जो रिफिल लगा है, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका, ये सारे हो जाएंगे डायरेक्ट लेबर, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल हो जाएंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या होगा, जैसे किसी पेन को तैयार करने में जो मशीन में जो ये पेन तैयार हुआ है उस मशीन में ग्रीस लगा होगा, उस मशीन में थोड़ा सा जो है कुछ चलाने के लिए कुछ और भी जो टूल्स लगे होंगे, उसमें जो कॉटन्स लगा होगा, तो ये सारा क्या होगा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। वैसे ही लेबर लगा होगा, इस पेन को तैयार करने में जो मजदूर लगे होंगे, जो डायरेक्टली जो लेबर लगे होंगे जो तैयार कर रहे हैं इस पेन को, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लेबर, जैसे कि वर्कर्स हो जाएंगे। 10-20 वर्कर हैं, इनको सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको जो खर्चा हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, उनको जो खर्चा देना पड़ रहा है, जो सैलरी वगैरह, वो हो जाएंगे डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या हो जाएगा, इन लेबर्स को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो मैनेजर्स बैठे हैं, जो हायर ऑफिशियल बैठे हैं, जो कि आपका कहाँ बैठे हैं, जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, इसके बाद और भी इनडायरेक्ट लेबर में कुछ हो सकते हैं, जैसे इतना बड़ा फैक्ट्री है, साफ़ सफाई वाले जो कर्मचारी हैं वो लगे हैं, जो गार्ड है वेयर हाउस में, चोरी वगैरह ना हो जाए उससे सेफ्टी के लिए, इनको भी तो पैसा देना पड़ता है, ये भी तो लेबर कैटेगरी में आते हैं। यानी जितने भी तरह के जो ह्यूमन एफर्ट हैं, जितने भी तरह के जो इंसानी जो एफर्ट लगे हैं, उन सबको हम लोग बोलते हैं लेबर। तो लेबर डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, दोनों तरह का हम लोगों ने देखा। एक्सपेंसेस भी लगते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब है ये जो पेन हमारा तैयार होगा तो इस पेन को तैयार करने में अलग तरह के कुछ खर्चे होंगे, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या है, जब पेन तैयार हो गया तो इसमें हम लोग को प्रिंटिंग करना पड़ेगा, इसमें लेबलिंग करना पड़ेगा, इसको पैकेजिंग करना पड़ेगा, एक अलग से डब्बे में पैकेट में तैयार करना पड़ेगा, देखने में अट्रैक्टिव लगे तभी तो बिकेगा। तो ये इसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं, लेकिन डायरेक्टली इसी चीज़ पर लगा है इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है कि ऑफिस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है कि इस पेन को आप बेचने में कुछ खर्चे होंगे, यानी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेंसेस होने वाला है, ऑफिस का रेंट लगने वाला है, फैक्ट्री का रेंट लगने वाला है,
इतने सारे जो कर्मचारी हैं इनके मेंटेनेंस के लिए, वेलफेयर में जो कुछ खर्चे किए जा रहे हैं, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। स्टेशनरी पर खर्च किया जा रहा है वो सारे खर्चे हो जाएंगे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि पेन में डायरेक्टली तो नहीं लग रहा है लेकिन इनडायरेक्टली खर्चा तो करना पड़ रहा है इसके कंट्रीब्यूशन में। तो इसीलिए ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट नेचर के जो एक्सपेंसेस है, यानी आपके जो मटेरियल हैं, यानी जो आपके मटेरियल हैं, लेबर है और एक्सपेंसेस है, इन तीनों का सम टोटल जो आता है, जो एक कॉस्ट तैयार करता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट है। मेन तो आपको इस पेन को बनाने में जो दिख रहा है, जो नज़र आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। दूसरी तरफ हम लोग आते हैं इनडायरेक्ट जो खर्चे हो रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस में, इन सब का जो सम टोटल है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड, जो कि आपको डायरेक्टली इस पर नहीं लग रहा है लेकिन इनडायरेक्टली लगाना पड़ेगा तभी जाकर आपको ये पेन तैयार होगा। क्योंकि ऑफिस में जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो आपको डायरेक्टली तो नहीं लग रहा है। आप तो बोलेंगे ऑफिस तो बेकार है, लेकिन बेकार कैसे है? ऑफिस से ही हम लोग का इनडायरेक्टली फैक्ट्री रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है, सारे वर्कर्स जो है वो रेगुलेट कंट्रोल होते हैं, मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं और जितने अकाउंटेंट हैं, सुपरवाइजर्स हैं। इसीलिए हम लोग को ऑफिस भी जरूरी है, ऑफिस का रेंट भी देना जरूरी है और सारे खर्चे जो ऑफिस में हो रहे हैं वो भी जरूरी है। तो ओवरहेड भी हम लोग को जरूरी है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस का सम टोटल को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। ओवरहेड में होने ये ओवरहेड जो होता है, ये सारे के सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये एक ही जगह नहीं होते हैं, एक ही बार में नहीं होते हैं, ये अलग अलग ग्रेड में, अलग अलग लेवल में एक एक करके ये खर्चे होंगे। जैसे सबसे पहले जो है ओवरहेड यानी ऊपरी खर्च जो है, एक बार तो आपको फैक्ट्री में होने वाला है। तो फैक्ट्री में जब फैक्ट्री लेवल में, यानी फैक्ट्री में जो ऊपरी खर्च है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो इस तरह से है। फैक्ट्री में भी कुछ आपका मटेरियल लगता होगा, कुछ लेबर लगेंगे और एक्सपेंसेस लगेगा। फैक्ट्री में होने वाले ये तीन खर्चे। वैसे ही ऑफिस में होने वाले, ऑफिस में भी आपको मटेरियल लगना है, लेबर लगना है, एक्सपेंसेस लगना है। वैसे ही आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको जो है मटेरियल लगना है, लेबर लगना है और एक्सपेंसेस लगना है। ये तीन लेवल में होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, कॉस्ट सीट की तरफ हम लोग चलते हैं। कॉस्ट सीट क्या है, फाइनली यही हम लोग को समझना है। इस चैप्टर का ये जान है, बैकबोन है, स्पाइनल कोड है, मेन चीज़ यही। आइए तो कॉस्ट सीट अब हम लोग समझने जा रहे हैं। कॉस्ट सीट का मतलब होता है कि माल यानी कोई सामान जो हम लोग तैयार करेंगे, कोई भी हम लोग जो सामान तैयार करेंगे उसका अलग अलग स्टेज में, अलग अलग लेवल में जो टोटल जो खर्चे होने वाले हैं उसको हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में, मैनर में सबको सजा लेंगे, अरेंज कर लेंगे। इसी को बोलते हैं कॉस्ट सीट। आइए बात करते हैं, फिर से हम लोग एग्जांपल लेंगे इस पेन का। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या होगा ना कि इस पेन को बनाने के लिए हम लोग को रॉ मटेरियल चाहिए होगा। हो सकता है पहले से हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल पड़ा होगा, प्लास्टिक वगैरह कुछ चीज़ें पड़ी होंगी। इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को रॉ मटेरियल और भी चाहिए ना, तो हम लोग कुछ रॉ मटेरियल परचेज कर लेंगे, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इस मटेरियल को परचेज करने में, यानी रॉ मटेरियल को परचेज करने में हम लोग को गाड़ी भाड़ा देना पड़ा होगा, यानी ट्रक से हम लोगों ने मंगवाया होगा, हम लोगों ने पियागो या फिर दूसरे किसी मिनी ट्रक से हम लोगों ने 407 से हम लोगों ने सामान मंगवाया होगा, जो भाड़ा देना पड़ा होगा। कुली ने लोडिंग अनलोडिंग में खर्चा करना पड़ा है हम लोग को। तो माल को खरीदने में, कच्चे माल रॉ मटेरियल खरीदने में जितने खर्चे होंगे, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल में ही आने वाले हैं, तो इन सब का सम टोटल हम लोग कर लेंगे। ये हमारा मटेरियल का कॉस्ट आ गया। इसमें से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो उसको हम लोग लेस कर देंगे, यानी जो मटेरियल यूज़ में ही नहीं आया, जो लास्ट में हम लोगों ने प्रोडक्शन का काम पूरा हो गया, लास्ट में हम लोगों ने देखा ये तो बचा हो गया, ये अनयूज रह गया, यूज़ ही नहीं हुआ, उसको हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि वो हमारा इस प्रोडक्शन का पार्ट फिलहाल नहीं है। उसके बाद अगर कोई डिफेक्टिव मटेरियल है तो उसको हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, वो भी हमारे प्रोडक्शन फंक्शन में नहीं यूज़ हो रहा है, उसको भी हम लोग माइनस कर देंगे, नहीं तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो माइनस कर देंगे। जो डायरेक्ट, हाँ, उसके बाद है सेल ऑफ वेस्ट या फिर रेसिड्यू। सेल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट का मतलब खराब हो गया सामान, वैसा नहीं। वेस्ट का मतलब होता है कि जैसे हम लोगों ने, मान लो हमारा स्वीट कॉर्नर है, हम लोग मिठाई बनाते हैं, तो हम लोग को क्या है ना कि हम लोग जो है ऑयल मंगवाना पड़ता है, वेजिटेबल ऑयल जो हम लोग को बड़े बड़े कंटेनर में, टीना में मंगाना पड़ता है। घी हम लोग को टीना में मंगाना पड़ता है। डालडा हम लोग को टीना में मंगाना पड़ता है। तो तेल, घी, डालडा हम लोगों ने यूज़ कर लिया। जो कंटेनर जो खाली बचे हुए हैं, प्लास्टिक के बड़े बड़े जो डब्बे बचे हुए हैं, या फिर जो कार्टून में हम लोगों ने जो बटर वगैरह मंगाया, पैकेट में था, बड़े बड़े कार्टून में चीज़ें आती हैं,
तो कार्टून जो बच जाता है, ये टीन जो बच जाता है, ये जो डब्बे बच जाते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कबाड़ी वाले को, हम लोगों जो भंगार वाले को हम लोग इसको सेल कर देंगे केजी के भाव में। उससे जो पैसे आ जाएंगे, इतना कॉस्ट तो हमारा कम हो जाएगा ना, इसको हम लोग लेस कर लेंगे। सेल ऑफ वेस्ट या रेसिड्यू, इसको हम लोग लेस कर लेंगे। इसके बाद जो डायरेक्ट लेबर लगेंगे, यानी इस सामान को बनाने में डायरेक्टली जो लेबर लगे हैं, मिठाई बनाने में जो लेबर लगे हुए हैं, सामान को, प्लास्टिक को, अगर ये जो पेन बना इसको बनाने में जो मशीनों को चलाने में फैक्ट्री में जो लगे हुए हैं, इसको डायरेक्ट लेबर हम लोग बोलते हैं। तो डायरेक्ट लेबर को फिर हम लोग ऐड कर लेंगे। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इसमें किए जा रहे हैं, जो प्रिंटिंग वगैरह जो भी हम लोगों ने बात किया था, उन सबको इसमें हम लोगों जो है ऐड कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको बोलते हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, इस पर्टिकुलर पेन पर, या अगर हम लोग कोई बुक प्रिंट कर रहे हैं तो इस बुक को प्रिंट करने में जो डायरेक्टली जो खर्चे हो रहे हैं, इन सब को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सब का सम टोटल को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो ये एक स्टेज हम लोगों ने, ये एक स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा नंबर 1 एक कॉस्ट अभी बन करके तैयार हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, प्रधान लागत, मेन कॉस्ट। ठीक है, जो इसको बनाने में जो हम लोग को लगा है खर्चा, जो नज़र आ रहा है क्या क्या हम लोग उसमें लगाए हैं, उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट पहला स्टेज पार करने के बाद फैक्ट्री में होने वाले जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, अब इस अलग अलग स्टेज में अब सारे इनडायरेक्ट ही लगने वाले हैं। डायरेक्ट जो होना था वो तो लग ही गया, अब सारे इनडायरेक्ट लगने वाले हैं। अब ओवरहेड की बारी स्टार्ट हो गई है, जो फैक्ट्री में होने वाले हैं, जो कि ऑफिस में होने वाले हैं, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एक एक स्टेज करके सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड यानी जो इनडायरेक्ट लगेंगे। इनडायरेक्ट क्या लगना है, वही 3 चीज़ लगना है। इनडायरेक्ट फिर से मटेरियल लगेगा, इनडायरेक्ट लेबर लगेगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेगा। ठीक है, तो जो हमारा प्राइम कॉस्ट है उसमें हम लोग को इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद अच्छा, तो इसमें जो इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है और जो एक्सपेंसेस है, ये सब क्या क्या है, तो मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख रखा है। पावर लगेगा, फ्यूल लगेगा, कोल लगेगा, लाइट एंड वाटर लगेगा, फैक्ट्री का रेंट, यहाँ अभी ऑफिस का रेंट नहीं, फैक्ट्री का रेंट, गोडाउन का रेंट भी नहीं, क्योंकि ये फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे। तो फैक्ट्री में रेंट, उसके बाद मशीन का अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो, फैक्ट्री का इंश्योरेंस अगर आपने करा रखा है तो, ये सारे इनडायरेक्ट तीनों ही एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। और आगे अब ऐसा हो सकता है कि हमारा जो हम लोगों ने पहले से जो सामान तैयार किया था, अब एक बार में ही तो सामान तैयार नहीं हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि प्रोसेस में तैयार होता है सामान, 1 2 3 प्रोसेस से होकर गुजर कर तब सामान तैयार होता है। तो हो सकता है कि कुछ सामान ऐसा है जो आधा अधूरा बनकर तैयार है, जिसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो सामान तैयार किया है वो भी हमारा अधूरा ही है। और पहले का बना हुआ अगर कोई पिछले लॉट का अगर कुछ अधूरा सामान है, जिसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, उसको हम लोग, उसका जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को हम लोग ऐड कर देंगे। और इस प्रोसेस में अभी का अगर वर्क इन प्रोग्रेस का अगर कुछ बचा रह गया, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग लेस कर देंगे, क्योंकि वो हमारे यूज़ का अभी हिस्सा नहीं है। इसके बाद अब हम लोग जो अगर कुछ स्क्रैप, कुछ कूड़ा अगर निकल गया है ना, तो कुछ स्क्रैप अगर निकल गया, कुछ सामान जो डिफेक्टिव पीसेस अगर कुछ बन गए, कुछ यूनिट, उसको हम लोग लेस कर देंगे, ताकि इससे हमारा कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, और हम लोग ऐड कर देंगे इसको ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इसलिए मैंने येलो कलर से हाईलाइट करके रखा है। ये सारा कुछ करने के बाद, ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारा दूसरा जो कॉस्ट तैयार होगा, इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। यानी फैक्ट्री में अभी तक का टोटल खर्चा करने के बाद हमारा जो कॉस्ट तैयार हुआ, उसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। उसको उठा करके मैंने यहाँ ले आया है, फैक्ट्री कॉस्ट जो भी आया होगा 1 लाख 2 लाख। उसके बाद अब जो खर्चे होने वाले हैं, ये सारे खर्चे अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के नाम से जाने जाते हैं। यानी ये ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो ऑफिस में होंगे, और जो प्रशासनिक खर्चे हैं, प्रशासन में जो लीगल चार्जेस वगैरह हैं, टैक्स वगैरह जो भी लगते हैं, ऑक्ट्रॉय चार्जेस वगैरह है नियम कानून में, उसको सारों को हम लोग ऐड करेंगे। इसमें भी वही बात है, फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में होने वाले जो खर्चे वो भी 3 तरह के होंगे। यानी इनडायरेक्ट लेबर होंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल होंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे।
इस इनडायरेक्ट में ये तीनों जो है लेबर, मटेरियल और एक्सपेंसेस, उसमें क्या क्या आ सकते हैं, कुछ एग्जांपल के लिए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि ऑफिस में स्टाफ को दिया जाने वाला सैलरी, ऑफिस का रेंट, देखिए फैक्ट्री का रेंट तो हमारा जाएगा उधर ही, है ना, फैक्ट्री ओवरहेड में, लेकिन ऑफिस का रेंट अभी हमारा यहाँ आएगा। ऑफिस में जो लाइट लगा हुआ है, स्टेशनरी जो लगते हैं, पेन पेंसिल पेपर जो लगे हैं, ऑफिस का जो इंश्योरेंस आपने करा रखा है, टेलीफोन एंड टेलीग्राम में जो खर्चा कर रहे हैं, डायरेक्टर को जो आप फी दे रहे हैं, ये सब ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। इन सब को हम लोग सम टोटल को हम लोग ऐड कर देंगे और करने के बाद इन सारा इनडायरेक्ट ये तीनों खर्चा को ऐड करने के बाद अब हमारा जो एक कॉस्ट तैयार होकर के आएगा नंबर 3, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अभी और भी खर्चे होने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, पहले से हमारे पास जो सामान फिनिश्ड गुड्स एज अ फिनिश्ड गुड्स तैयार पड़ा है, उसको हम लोग अभी जो पिछले साल सेल नहीं हुआ था, जो बचा रहेगा, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। यानी अब हमारा सामान तो तैयार हो चुका है ना। हमारा सामान, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि हम लोगों ने इस लॉट में जो सामान तैयार किया है उसका जो कॉस्ट है ये रहा आपका, ठीक है। इस कॉस्ट में हम लोग अब क्या करेंगे, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, यानी जो सामान तैयार है, पिछले साल नहीं बिका था या पिछले लॉट में जो नहीं बिका था, लेकिन सामान तो तैयार है भाई, तो उसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो ओपनिंग गुड्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड कर देना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को लेकिन लेस कर देना है, जिसको अभी हम लोग नहीं बेच रहे हैं, जो नहीं बिका है, जो बचा रह गया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को हम लोग इसमें से लेस कर देंगे। अब जो हमारे पास जो चौथा कॉस्ट आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी इस बारी हम लोगों ने जितना भी गुड्स सेल किया है, इसका सेलिंग प्राइस मान लो 1 लाख रुपए का है, तो उस 1 लाख रुपए का सामान का जो सेलिंग वैल्यू है वो 1 लाख है। इसका कॉस्ट कितना पड़ा था, तो कॉस्ट तो है भैया मान लो 80,000, 80,000 है, तो ये वही वाला अमाउंट आया से 80,000, है ना। ये आ गया आपका 80,000, ठीक है। यानी हमारा जो माल बेचा उसका ये कॉस्ट है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आगे आइए, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इसमें हम लोग जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लास्ट ऐसा एक्सपेंसेस है जिसको हम लोग ऐड करेंगे। इसको बेचने में खर्चे होंगे, आपको एडवर्टीजमेंट कराना पड़ा होगा, आपको जो है अखबार में आपको जो है एडवर्टीजमेंट डालना पड़ा होगा, आपको हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ा होगा, टेलीविज़न में आपको ऐड चलाना पड़ा होगा, बड़े बड़े एक्टर्स सेलिब्रिटीज आपने ऐड चलाया होगा, उनको पेमेंट करना पड़ा होगा। तो सेलिंग करने में जो खर्चे लगे हैं, तो यहाँ पर भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस के अंदर में भी, ओवरहेड के अंदर में भी जो है 3 तरह के एक्सपेंसेस होंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ भी लगना है आपको। लेकिन इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट देना पड़ता है अपने कस्टमर को, सेल्समैन को कमीशन देना पड़ता है, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस लगता है, वेयर हाउसिंग रेंट, सामान तैयार हो गया अब उसको बड़े बड़े गोडाउन में रखना पड़ता है, ऑफिस या फैक्ट्री में तो नहीं रखेंगे, तो उसका जो रेंट होता है। इसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन जिसे सामान हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाते हैं, सेल करते हैं, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है यहाँ लगना है। मशीन वगैरह का जो डेप्रिसिएशन है, जो फैक्ट्री में लगा था, उसका डेप्रिसिएशन तो हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर चला जाएगा, लेकिन जो डिलीवरी वैन है वो तो सेल्स के काम आता है, इसीलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड के अंदर में या इसका डेप्रिसिएशन आएगा। तो ये हो गया। इन सारे खर्चों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो 5वें नंबर में आपका ये जो है कॉस्ट एक आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी जो हम लोगों ने सेल किया है उसका कॉस्ट फाइनली कितना आया है, इतना आया है, ठीक है। यानी हम लोगों ने मान लो अगर हम लोगों ने 2 लाख रुपए का अगर हम लोगों ने माल बेचा है, तो इस माल को का कॉस्ट क्या है, या हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो मान लेते हैं चलो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, ये 2 लाख रुपया है ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है हमारा 2 लाख है। अब हमारा ये है कॉस्ट आ गया, ठीक है। इस कॉस्ट जो हमारा 2 लाख पड़ रहा है, इसको माल को बेचेंगे कितना में, तो हम लोगों ने तैयार कर लेते हैं कि इसको जो है 20% के प्रॉफिट में हम लोग बेचेंगे। 2 लाख का 20% 40,000, अपना प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, ये 2,40,000 में हम लोग इसको बेच देंगे। ये सेलिंग प्राइस फाइनली 2,40,000 हम लोग को दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्स। तो प्रॉफिट हम लोगों ने ऐड कर लिया है 40 के 40,000 और हमारा फाइनल सेल्स का अमाउंट आ गया 2,40,000। तो इस तरह से हम लोग कॉस्ट शीट बनाना है, ठीक है।
एक पेज में अगर आपको एग्ज़ाम में बन जाए तब तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अगर ना बने तो आप ऐसे जगह में आप इसको पेज चेंज करेंगे जहाँ पर एक कॉस्ट आपका फाइनल आया हुआ हो, है ना। चलो मैं अब इसको समराइज़ कर देता हूँ। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाना देख लिया है डिटेल में, और यूनिट आउटपुट इस चैप्टर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका बीबीए हो, एमबीए हो, बीकॉम हो या फिर बीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको कॉस्ट शीट पढ़ना ही, इवन सीए में भी आपको पढ़ना ही है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये कॉस्ट शीट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना, सिंगल आउटपुट कैलकुलेट करना, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना, वो कॉस्ट शीट से ही हम लोग बना सकते हैं। तो आज का आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, और दूसरे सब्जेक्ट को भी मैं साथ में ही लेके चल रहा हूँ। मुझे आप जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। चैनल को बढ़ाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नए नए चैप्टर पर और टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ वीडियो अपलोड करने का, तो आप मुझे कोऑपरेट करें। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।